हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीए प्रोग्राम थर्ड सेम यूनिट 4 भारतीय चित्रकला के पार्ट बी के मेन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो हमारी यूनिट 4 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंपनी स्कूल या फिर कंपनी शैली क्या थी। कंपनी शैली भारत में 18वीं व 19वीं सदी में विकसित हुई थी और इसको जो है कंपनी स्कूल या कंपनी शैली या फिर पटना स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसको पटना स्कूल के नाम से क्यों जाना जाता है। ये जो कंपनी शैली थी ये यूरोपीय कला शैली और मुगल शैली के मिश्रण से बनी थी। ठीक है, और यह शैली कंपनी शैली जो थी अपने नाम से इसलिए मशहूर थी क्योंकि उस टाइम में जो है यह शैली ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में फली फूली थी, इसलिए जो है कंपनी शैली जो है अपने टाइम पे बहुत ही विकसित हुई थी। आगे है 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, और वो स्थापना यानी कि जो अंग्रेज थे वो भारत में क्यों आए थे, वो व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से ही क्या है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1600 ईस्वी में। किंतु ईस्ट इंडिया कंपनी के कूटनीतिक तरीकों से 1857 तक भारत के अधिकांश भागों पर ब्रिटिश सरकार का जो अधिकार हो गया था। यानी कि वो भारत में जो है अपनी कंपनी की स्थापना करने के लिए आए थे। उनका उद्देश्य था कि हम भारत में जो है व्यापार करेंगे, लेकिन क्या हुआ उन्होंने अपनी कूटनीति चली और 1857 तक भारत के जितने भाग थे उन पर जो है अपना अधिकार जमा लिया था। जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन हुआ, राजाश्रित यानी कि जो राजाओं के आश्रय में रहते थे कलाकार वो इधर उधर भटकने लगे। कुछ जो है शहरों में जाकर बस गए तो कुछ ब्रिटिश अधिकारियों के लिए काम करने लगे थे। ब्रिटिश साम्राज्य के कारण कंपनी के अधिकारियों व अंग्रेजी पर्यटकों का भारत में आना जाना शुरू हो गया। जब भारत में कंपनी की स्थापना की गई थी तब क्या था कि ब्रिटेन के लोग जो हैं या फिर अंग्रेजी लोग जो थे वो भारत में पर्यटक बन के आते थे, यानी कि घूमने फिरने के लिए आते थे। और उस टाइम पे कैमरा न होने के कारण क्या होता था, वो अपने स्मृति के तौर पर जो है उन चित्रकारों से अपने चित्र बनवाते थे। ठीक है, आगे है उनकी इन आवश्यकताओं की पूर्ति यहाँ के कलाकारों ने की थी और वो उनके अनुरूप ही चित्र बनाते थे। कंपनी अधिकारियों के साथ साथ वहाँ के कई चित्रकार भी भारत आए जिनकी कला का प्रभाव यहाँ के स्थानीय चित्रकारों पर भी पड़ा था। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार इसको पटना शैली क्यों कहा जाता है, इसके क्या कारण थे, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ताकि पेपर में आए तो आप अच्छे से इसको लिख सकें। इस शैली को पटना शैली भी कहा गया है, जिसका एक प्रमुख कारण था कि 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में बंगाल के राजाश्रित चित्रकार यानी कि जो चित्रकार राजा के संरक्षण में रहते थे, वहाँ के राज्य की शासन व्यवस्था के खत्म होने के बाद पटना में आकर बस गए थे। ठीक है, आगे है पटना में 17वीं सदी से ही कुछ मुगल चित्रकार अंग्रेज संरक्षकों हेतु चित्रण कर रहे थे। ठीक है, उस समय पटना अपनी व्यापारिक समृद्धि पर था और कंपनी की यहाँ सुदृढ़ शासन व्यवस्था भी थी। परंतु धीरे धीरे जो ये शैली थी वो लाहौर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस, मुर्शिदाबाद, पूना, नेपाल व तंजौर आदि स्थानों तक प्रचलित हो गई थी। यानी कि पटना तक ही सीमित नहीं थी, यह जो है अलग अलग स्थानों पर भी विकसित हो रही थी। अतः जो है इसे पटना शैली कहना जो है ठीक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको इसका कारण पता चल गया कि आखिरकार जो इसको पटना शैली भी क्यों कहा जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे हुआ। ये तो आप सभी को पता ही चल गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी उसी के बढ़ते प्रभाव के साथ जो है इस शैली का भी विकास हुआ था। ठीक है, और जो ये कंपनी शैली थी वो यूरोपीय और मुगल कला शैली से मिलकर बनी थी। ठीक है, भारत में कंपनी अधिकारियों के साथ साथ लगभग 50 चित्रकार भी जो हैं भारत में आए थे, जिन्होंने तेल चित्रण की तकनीक
भारत में लाई थी। ठीक है, जो 50 चित्रकार भारत में आए थे वो अपने साथ तेल चित्रण की तकनीक भी लेकर आए थे और इन चित्रकारों का प्रभाव यहाँ के स्थानीय चित्रकारों पर भी पड़ा था। ठीक है, जो भारत के चित्रकार थे उनको जो है तेल चित्रण की विधि नहीं आती थी। विदेशी कलाकारों में विलियम डैनियल व थॉमसन डैनियल जो है अच्छे लैंडस्केप आर्टिस्ट थे। आप इनके नाम अच्छे से याद कर लेना, जिन्होंने उस समय के भारतीय परिवेश व जनजीवन को दर्शाते हुए भारत के अनेक स्मारकों और दृश्य के सुंदर सुंदर चित्र बनाए थे। और एक और था चित्रकार, ठीक है, वो था विलियम सिम्पसन। ठीक है, ये भी भारत में आए थे और जो ये युद्ध के चित्र होते थे, दृश्य होते थे, उनको बनाने में माहिर थे। ठीक है, यहाँ पे जो है 3 विदेशी कलाकार आए थे जिनकी अलग अलग विशेषताएं थी। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। वैसे तो लगभग 50 से ज़्यादा चित्रकार अंग्रेजी अधिकारियों के साथ भारत आए थे, मगर कुछ चित्रकारों का काम आज भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उन चित्रकारों के जो है यहाँ पर नाम दिए गए हैं। ठीक है, जैसे विदेशी चित्रकार थे वैसे भारत में भी कुछ अच्छे अच्छे चित्रकार थे जिनके नाम इस प्रकार हैं। आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ईश्वरी प्रसाद को कंपनी स्कूल का अंतिम चित्रकार भी माना जाता है, जिनका निधन 1950 में हुआ था। ठीक है, और नेक्स्ट है राजा रवि वर्मा का योगदान भी इस शैली के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजा रवि वर्मा के बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, वे पहले भारतीय चित्रकार माने जाते हैं जिन्होंने तेल रंग को भारत में प्रयोग किया था। जो तेल चित्रण की तकनीक थी ये विदेशी लोग जो हैं अपने साथ लेकर आए थे और जो राजा रवि वर्मा थे वो पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने इस विधि का प्रयोग किया था। आगे है कि कंपनी शैली के दौरान कौन कौन से कला महाविद्यालय और संगठनों का निर्माण हुआ था। ठीक है, कंपनी राज में कई कला महाविद्यालय खोले गए थे जिन्होंने उस समय से लेकर आज तक भारत की कला में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉलेज के नाम बताए गए हैं जो कंपनी शैली में थे। ठीक है, कंपनी शैली के दौरान विकसित हुए थे। फर्स्ट है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट मद्रास, सेकंड है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कलकत्ता, थर्ड है बॉम्बे कॉलेज ऑफ आर्ट मुंबई एंड फोर्थ है कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर। ठीक है, एंड लास्ट है फिफ्थ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ठीक है, इसका उद्देश्य भारतीय कला को प्रोत्साहित करना था, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताना था और अट्रैक्ट करना था। इनकी स्थापना जो है टैगोर बंधुओं के द्वारा की गई थी। ठीक है, आप इनको अच्छे से याद कर लेना। आगे है इसकी विशेषताएं, जो चित्र थे इनकी विशेषताएं। ठीक है, मुगल व यूरोपीय शैली के मिश्रण में छाया प्रकाश द्वारा यथार्थवादी प्रभाव लाने का प्रयास किया गया है। चित्रों को जो है बसली कागज पर बनाया गया है जो नेपाल से आते थे। ठीक है, छोटे आकार के कैनवास चित्रों का भी चित्रण किया गया है और यहाँ पे जो चित्र के आकार की बात करें यानी कि जो शीट होती थी वो इतने साइज की होती थी। फिरका नामक एक 6 चित्रों का एल्बम बनाया जाता था जिसे अंग्रेज अधिकारी भारत के स्मरण स्वरूप अपने साथ इंग्लैंड ले जाने के लिए चित्रित करवाते थे। ठीक है, भारतीय कलाकारों से। अभ्रक के पत्तों व हाथी के दांत पर भी कुशल चित्रांकन किया जाता था, यानी कि जो हाथी के दांत थे और अभ्रक के पत्ते होते थे उन पर भी जो है चित्रकारी की जाती थी। चित्रों में छाया प्रकाश के साथ साथ मुगल शैली की बारीक रेखाओं से चित्रों की आउटलाइन बनाई गई है। आभूषण व वस्त्रों को भी बड़ी बारीकी से बनाया गया है। प्राकृतिक चित्रण को वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर चित्रित करने का प्रयास किया गया है एंड इस शैली के विषय मुख्य रूप से आश्रयदाताओं के व्यक्ति चित्र, भारतीय जनजीवन के दृश्य तथा धार्मिक चित्र रहे हैं। यहाँ पे जो है कंपनी स्कूल के चित्र थे ना उनकी विशेषताएं बताई गई हैं। जल रंगों का प्रयोग गोंद मिलाकर अंग्रेजी पद्धति के आधार पर किया गया है, यानी कि
जल रंग जो होते थे, यानी कि जल में, जैसे कि आज के टाइम पे जो वाटर कलर होते हैं ना, उस टाइप के जो रंग होते थे ना, उनमें गोंद मिलाकर, ये अंग्रेजी पद्धति थी, उसके आधार पर जो है कलर किए जाते थे। जैसा कि बताया जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव के साथ साथ इस शैली का भी विकास हुआ था। और यूं भी कहा जाता है कि मुगल व यूरोपीय कला शैली के मिलने से जो नई कला शैली पनपी, वो कंपनी शैली है। आप इस लाइन को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। आगे है कि विदेशी या फिर जो यूरोपीय चित्रकार थे, उनका भारत में आगमन क्यों हुआ था। भारत में कंपनी अधिकारियों के साथ साथ लगभग 50 चित्रकार भी भारत में आए थे। ये हमने अभी पढ़ा था पहले, ठीक है, जिनके साथ तेल चित्रण की तकनीक भी भारत में आई थी और इनका जो है स्थानीय चित्रकारों पर बहुत प्रभाव पड़ा था। सेकंड है, विदेशी कलाकारों में विलियम डैनियल व थॉमसन डैनियल अच्छे लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, जिन्होंने उस समय भारतीय परिवेश व जनजीवन को दर्शाते हुए भारत की अनेक स्मारकों, दृश्यों के सुंदर दृश्य चित्र भी बनाए थे। ठीक है, ये जो दो हैं विदेशी कलाकार थे जो भारत में आए थे, और साथ ही साथ एक और चित्रकार थे जो युद्ध दृश्यों को बनाने में माहिर थे। यहाँ पे बताया गया है कि विदेशी चित्रकार भारत में किस मकसद से आए थे और कौन कौन से कलाकार जो है भारत में आए थे और उन्होंने किस प्रकार के चित्र बनाए थे। आगे है कि कंपनी शैली का प्रभाव। ठीक है, राजाश्रित चित्रकारों का अलग अलग स्थानों पर जाकर चित्रकारी करने से अलग अलग चित्र शैली पनपी थी। ठीक है, यानी कि जो राजा के अंडर में जो चित्रकार रहते थे उनके संरक्षण में, ठीक है, तो वो क्या हुआ, जब मुगल साम्राज्य का पतन हो गया था उसके बाद जो ये राजाश्रित चित्रकार थे ना, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए थे और वो अलग अलग स्थानों पर जाने से क्या हुआ, अलग अलग शैली का भी निर्माण हुआ। कुछ पहाड़ी पर गए तो पहाड़ी शैली विकसित हुई, और कुछ पटना की जो कंपनियों में काम करते थे अधिकारियों के लिए, तो वहाँ पे पटना शैली विकसित हुई या फिर कंपनी शैली। ठीक है, इस समय विदेशों से कई अच्छे चित्रकारों का आना जाना हुआ था। इन चित्रकारों की कला का प्रभाव भी जो है भारतीय चित्रकारों पर पड़ा। तेल चित्रण तकनीक इसी युग में भारत में आई थी कंपनी शैली के दौरान, और राजा रवि वर्मा जो थे वो पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने इस तकनीक का प्रयोग किया था। राजा रवि वर्मा द्वारा पहली बार भारतीय हिंदू धर्म के देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। ठीक है, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाए गए थे। चित्रों के रूप में पहली बार भारत में मंदिरों से भगवान लोगों के घरों तक पहुँचे थे। यानी कि पहले क्या होता था, सिर्फ मंदिर में होते थे, लेकिन फर्स्ट टाइम हुआ था भारत में ये, जब मंदिरों से भगवान लोगों के घरों तक पहुँचे, यानी कि उनकी तस्वीरें। इस शैली ने बंगाल शैली के लिए अवसर तैयार किया था। बंगाल शैली के बारे में जो है हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिस पर आगे चल के बंगाल शैली पनपी और आधुनिक भारतीय कला का भी प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इस शैली का पतन किस प्रकार हुआ। भारत में कैमरे के प्रयोग से जो है इस शैली पर बहुत ही प्रभाव पड़ा था। अंग्रेज अधिकारी यहाँ के समरण के लिए चित्र बनवाया करते थे, लेकिन कैमरे ने उनका काम आसान कर दिया। कंपनी शैली की कला विदेशी अधिकारियों व पर्यटकों पर आश्रित थी। परिणाम स्वरूप भारत से उनके पलायन से कंपनी शैली के कलाकारों के आश्रयदाता जो है समाप्त हो गई। यानी कि कैमरे के आ जाने के कारण जो कंपनी शैली है उसका पतन आरंभ हो गया था, क्योंकि चित्र बनाने में ज़्यादा टाइम लगता था और कैमरे से फ़ोटो क्लिक करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो इस प्रकार जो है कंपनी शैली का पतन हुआ। अब हम पढ़ेंगे राजा रवि वर्मा जी के बारे में। ठीक है, राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल 1848 को तिरुवनंतपुरम के किलीमानूर पैलेस में हुआ था। ठीक है, उनके प्रथम गुरु थे उनके चाचा राज राजा वर्मा। अब यहाँ पे जो है राजा रवि वर्मा हैं, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उन दिनों छात्रों को चित्रकारी के पाठ समतल जमीन पर खड़िया से आंकड़े बनाने दिया जाता था। यानी कि समतल जमीन पर जो एक खड़िया होता है वह सफ़ेद रंग का होता है, ठीक है, वो दे देते थे और समतल जमीन पर जो है वो अपने चित्र बनाते रहते थे।
और इसके बाद जो है आगे चलकर कागज और पेंसिल पर चित्र बनाने दिया जाता था। ठीक है, उन दिनों बाजार से रंग खरीदना आसान नहीं होता था, तो चित्रकार क्या करते थे, पौधों और फूलों से रंग तैयार करते थे। पारंपरिक तरीके से प्रशिक्षण लेने वाले बाल कलाकार रवि वर्मा 1862 में अपने चाचा राजराजा वर्मा के साथ आलयम तिरुनाल महाराजा से मिलने तिरुवनंतपुरम आए थे। ठीक है, अब आप सभी को पता ही चल गया होगा कि जो राजा रवि वर्मा थे उन्होंने ये चित्रकारी किससे सीखी थी, अपने चाचा राजा वर्मा से। ठीक है, महाराजा ने उन्हें तिरुवनंतपुरम में रहकर चित्रकला का अध्ययन करने की सलाह दी थी और इस तरह रवि वर्मा पैलेस में रहकर इटालियन पुनर्जागरण शैली में चित्रकला सीखने लगे और साथ ही दरबार में रहने वाले तमिलनाडु के कलाकारों से उनकी कला शैली और तकनीक के बारे में भी सीखा। यानी कि उन्होंने वहाँ पर रहकर 2-3 प्रकार की जो है अलग अलग शैली सीखी थी। ठीक है, रवि वर्मा ने पश्चिमी शैली की चित्रकला और ऑयल पेंटिंग तकनीक थियोडोर जैनसन से सीखी, जो 1868 में त्रिवेंद्रम पैलेस आने वाले डच चित्रकार थे। ठीक है, अभी हमने पहले ही पढ़ा था कि जो राजा रवि वर्मा थे वही पहले भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने तेल वाली पेंटिंग यानी कि ऑयल पेंटिंग जो है सबसे पहली बार चित्रित की थी भारत में। ठीक है, रवि वर्मा ने महाराजा और राज परिवार के सदस्यों के चित्र जो है नई शैली में ही बनाए थे। उनके चित्र मुलप्पू चुड़िया नायर स्त्री के साथ उनकी ख्याति फैली, जिससे उन्हें 1873 में चेन्नई में आयोजित चित्र प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, ये जो इन्हें पुरस्कार मिले थे आप इनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, इस पेंटिंग को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित एक अन्य प्रदर्शनी में पुरस्कृत भी किया गया था। फिर आगे चलकर 1874 में उनके द्वारा बनाई गई एक और पेंटिंग तमिल महिला युडे संगीतालापनम को भी जो है चेन्नई में पुरस्कार मिला था। यह चित्र इस वक्त त्रिवंतमपुरम के श्री चित्र आर्ट गैलरी में दारिद्र्यम यानी कि गरीबी नाम से भी प्रदर्शित है। 1876 में उनकी पेंटिंग शकुंतला को चेन्नई में आयोजित एक प्रदर्शनी में भी पुरस्कृत किया गया है। यहाँ पर आप राजा रवि वर्मा की उपलब्धियों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने टाइम के कितने अच्छे यानी कि महान कलाकारों में से रहे होंगे। ठीक है, आप इनको याद कर लेना। भारत के तत्कालीन महाराजाओं और ब्रिटिश अधिकारीगण रवि वर्मा से पेंटिंग बनवाने के बड़े इच्छुक रहा करते थे। ठीक है, यानी कि वो चाहते थे कि जो राजा रवि वर्मा है वो हमारी पेंटिंग अवश्य बनाए। उदयपुर राजस्थान के महाराजा ने उन्हें आमंत्रित कर अपने पूर्वजों के व्यक्ति चित्र बनाने का अनुरोध किया था। उनमें से महाराणा प्रताप का पोर्ट्रेट एक अनमोल कृति है जो राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई है। 1904 में रवि वर्मा को तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नर ऑर्थर हैवलॉक का पोर्ट्रेट तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी 1904 में। ठीक है, और उसी साल अंग्रेज सरकार ने उन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि से भी नवाजा था और ये पहली बार हुआ था कि जब किसी कलाकार को इतना उच्च यानी कि उच्च दर्जा दिया गया, उच्च सम्मान से नवाजा गया था। ठीक है, रवि वर्मा के महत्वपूर्ण पुराण चित्रों में हंस, दमयंती, सीता स्वयंवरम, ठीक है, ये कुछ नाम दिए गए हैं, आप इनमें से एक दो ही अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे दिया है पूर्व शास्त्रीय काल यानी कि गुफा चित्रकारी किस प्रकार विकसित हुई या फिर कैसे की जाती थी, यहाँ पे वो बताया गया है। ठीक है, आप इनको अच्छे से रीड कर लेना। फिर भित्ति चित्रकारी भी बताई गई है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है जो द्वितीय थी शास्त्रीय काल में चित्रकारी यानी कि 350 से लेके 700 ईस्वी तक। ठीक है, इसमें आपको जो है अजंता की गुफाओं से रिलेटेड चीज़ें
पढ़ने को मिलेंगी। आखिरकार वो किस प्रकार बनाई जाती थी, कैसी होती थी, उन सभी के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। थर्ड थी शास्त्रीय काल में। ठीक है, आपका जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। फिर नेक्स्ट है लघु चित्रकला के उत्तराधिकारी स्कूल। ये आपका आज का लास्ट टॉपिक है और यहीं पर जो आपकी यूनिट 4 कंप्लीट होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।